हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आप लोगों ने मे भी सी लैंग्वेज पढ़ी होगी। अब ये सी प्लस प्लस क्या है? यह भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। ठीक है, जैसे हमने सी लैंग्वेज पढ़ी थी उसी तरह से ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। तो ये किसके लिए काम आती है? बेसिकली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर एक नया कंसेप्ट आता है OOP करके, जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, सी लैंग्वेज जो थी वो हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी और सी प्लस प्लस जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इन दोनों का मतलब क्या है वो हम आगे जाकर फ्यूचर सेशन के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल यह है हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर हम पढ़ने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग एंड देन आफ्टर बिगिनिंग विथ सी प्लस प्लस। ठीक है, इस चैप्टर के दौरान आप कितने कितने टॉपिक पढ़ोगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, देन आफ्टर डिफरेंस क्या है सी और सी प्लस प्लस में। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी सी लैंग्वेज तो थी, तो फिर सी प्लस प्लस बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। ठीक है, दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। देन आफ्टर सी आउट सी इन जैसे ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूपिंग, एरे एंड स्ट्रिंग, ये सब हम बातें करेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस से। ओके, तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी सी प्लस प्लस हिस्ट्री। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले तो ये है कि इसके फाउंडर, जिसका नाम है बिजान स्ट्रोस्ट्रप, यहाँ पर आप नाम देख सकते हो। मे भी आप लोगों को थोड़ा वियर्ड नेम लगेगा। ठीक है, बिजार्न स्ट्रोस्ट्रप, इस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। यहाँ पर आप बी को साइलेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर आप क्या पढ़ोगे, जार्न स्ट्रोस्ट्रप, राइट। अब ऑफिशियली इसका नाम जो है उसके अंदर बी और जे को कंबाइन करके य बोलते हैं, तो अब आप क्या पढ़ोगे, यार्न स्ट्रोस्ट्रप। ठीक है, इसका ऑफिशियल नेम क्या प्रोनाउंस होता है, यार्न स्ट्रोस्ट्रप। ओके, जो कि थे फाउंडर सी प्लस प्लस लैंग्वेज के। अब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहाँ पर फाउंड किया गया था? तो जहाँ पर हमारी सी लैंग्वेज फाउंड की गई थी ना, ठीक उसी जगह पर, यानी कि AT&T की बेल लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, जो कि लोकेटेड है USA के अंदर। कब फाउंड किया गया था सी प्लस प्लस को? 1980s के अंदर, राइट। 1980 के अंदर बिजान स्ट्रोस्ट्रप के थ्रू AT&T की बेल लेबोरेटरी के अंदर सी प्लस प्लस का फाउंड किया गया था, उसका इन्वेंशन किया गया था, राइट। अब बात यह करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी सी लैंग्वेज तो थी, अब सी प्लस प्लस का क्यों इन्वेंशन किया गया? तो कि सी प्लस प्लस जो है ना वो ऑफिशियली सी लैंग्वेज ही है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सी प्लस प्लस यानी कि हमारी सी लैंग्वेज ही है विथ एक्सटर्नल कंसेप्ट, एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया गया, जो कि मैंने पहले आपको बताया OOP। OOP यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हम नया फीचर देखेंगे थ्रू आउट द सिलेबस ऑफ सी प्लस प्लस, राइट। ये क्या है एकदम डिटेल के अंदर में देखना है। जैसे हमारी सी प्लस प्लस आगे बढ़ती जाएगी सिलेबस, उस दौरान आपको कंप्लीटली नॉलेज मिलता जाएगा एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। ठीक है, फिलहाल आपको इतना याद रखना है, सी लैंग्वेज जो थी उसके अंदर एक नया फीचर ऐड किया गया जिसका नाम है OOP। उस वजह से सी लैंग्वेज का नया नाम रखा गया सी प्लस प्लस। ठीक है, बिजान स्ट्रोस्ट्रप जो है उन्होंने एकदम जीरो से सी प्लस प्लस नहीं बनाई है, सी लैंग्वेज जो थी उसी के अंदर एक अपना नया कंसेप्ट ऐड किया, अपना नया फीचर ऐड किया। ठीक है, तो इसीलिए सी लैंग्वेज को बोला जाता है सी प्लस प्लस, राइट। तो आप बोल सकते हो सी प्लस प्लस जो है ना वो सी लैंग्वेज की अपग्रेडेड लैंग्वेज है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा भी गया है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इज रिलेटिव कोड सुपरसेट ऑफ सी। ठीक है, सुपरसेट ऑफ सी यानी कि सी का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम जो है, ठीक है, वो आप सी लैंग्वेज में जैसे बनाते थे वहाँ पर आप रन करते थे और आउटपुट मिलता था, वो सेम टू सेम सी प्लस प्लस के अंदर भी वैलिड होगा, वो सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर भी चलेगा, जो भी आपका प्रीवियस सी लैंग्वेज का बनाया हुआ प्रोग्राम होगा वो। ठीक है, तो इस तरह से सी प्रोग्राम वाले सभी प्रोग्राम्स आपके सी प्लस प्लस में भी चलेंगे। लेकिन बात यह है कि सी प्लस प्लस वाला प्रोग्राम वो आपका प्रीवियस सी लैंग्वेज के अंदर नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, सी लैंग्वेज वाला हर एक प्रोग्राम आपका सी प्लस प्लस के अंदर चल जाएगा, लेकिन सी प्लस प्लस का नया प्रोग्राम जो आप नए फीचर से करोगे, नई सिंटैक्स से बनाओगे आज के बाद, वो आपका बैकवर्ड कंपेटिबल नहीं है। ठीक है, वो आप सी लैंग्वेज के अंदर रन नहीं कर सकते।
तो एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये थी आपकी ब्रीफ हिस्ट्री सी प्लस प्लस की, किन्होंने फाउंड किया, क्यों फाउंड किया, किस लिए सी लैंग्वेज में से अपग्रेड हुआ सी प्लस प्लस। ओके, ध्यान रखिएगा 1980s के अंदर किया गया था फाउंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज को, ठीक है। जबकि हमारी सी लैंग्वेज थी उसको कब फाइंड किया गया था, 1972 के अंदर बाय डेनिस रिची, ठीक है। सी प्लस प्लस आप यहाँ भी देख सकते हो टेबल के अंदर, यार्न स्ट्रोस्ट्रप ने फाइंड किया है कब, 1980 के अंदर, ठीक है। सी प्लस प्लस या फिर सी लैंग्वेज दोनों का इन्वेंशन एक ही जगह पर किया गया है और वो है AT&T की बेल लेबोरेटरी, जो कि यूएसए के अंदर लोकेटेड है, राइट। तो ये थी आपकी हिस्ट्री, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ओके ओके, चलिए अब हमने सी प्लस प्लस की बेसिक बात तो कर ली हिस्ट्री की, ठीक है। अब बात आती है हमारे सेकंड टॉपिक की, जो है डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, जो हम सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं और अब सी प्लस प्लस पढ़ने वाला है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंस क्या है, राइट। तो इसके लिए मैं आपको एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ सी लैंग्वेज के अंदर हम किस तरह से कोडिंग करते थे और एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस हम क्या कोडिंग करने वाले हैं। तो देखिए सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर हम प्रिंट किस तरह से करते थे, सी लैंग्वेज के अंदर हम प्रिंट किस तरह से करते थे, हमारे पास कौन सा फंक्शन था, प्रिंट एफ फंक्शन था, राइट। इस तरह से हम लिखते थे प्रिंट एफ और अंदर हम लिखते थे हमारा कोई मैसेज, राइट, इस तरह से। अब सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो हमें किस तरह से करना है वो मैं आपको कंपैरिजन कराता जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। सी प्लस प्लस के अंदर आपके पास कोई फंक्शन नहीं है बल्कि एक ऑब्जेक्ट है, एक कीवर्ड है सी आउट करके, ध्यान रखिएगा। सी आउट आपको लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है डबल लेस देन, उसके बाद आपको लिखना है जो भी आपका मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो वो, इस तरह से, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन तो है ही। सी आउट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं है। क्यों हम प्रिंट एफ लिखते थे तो हम ऐसा पैरेंथेसिस करते थे, राइट, राउंड ब्रेसिस ऑन करते थे और लास्ट में ऑफ कर देते थे। तो इस तरह से यहाँ पर नहीं करना है, सी आउट कोई फंक्शन नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या, धीरे धीरे आपको मालूम पड़ता जाएगा इन फ्यूचर सेशन। फिलहाल आप याद रखो सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर सी प्लस प्लस में आपको कोई भी लाइन प्रिंट करनी है, कोई भी मैसेज प्रिंट करना है, तो आपको क्या लगाना है, सी आउट, उसके बाद डबल लेस देन, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्पेस डालो या फिर ना डालो, आप इग्नोर कर सकते हो तो भी चलेगा। डबल लेस देन करो, ये एक ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो वो आपको एज इट इज लिख देना है, राइट। उसके बाद आपको करना है सेमीकोलन। हाँ, ये एक ऑपरेटर है, इसको आप एज अ ब्रैकेट्स इमेजिन नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरह से कोई सोच रहा होगा कि सर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है ना डबल लेस देन, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डबल ग्रेटर देन से ओवर कर दूंगा, इस तरह से हो गया ना ब्रैकेट्स में। तो इस तरह से नहीं है, ठीक है, ये कोई ब्रैकेट्स नहीं है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से डबल ग्रेटर देन नहीं लगाना है, खास ध्यान रखिएगा आप। ये एक ऑपरेटर है डबल लेस देन, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। चले मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख देता हूँ, डबल लेस देन को हम क्या बोलेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। और सी आउट जो है वो हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। सी आउट जो कि है हमारा एक ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सी आउट का फुल फॉर्म होता है कंसोल आउट। सी यानी कि कंसोल। जब आप अपने एडिटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम रन करते हो सी लैंग्वेज का या फिर सी प्लस प्लस का, तो आपका आउटपुट किस तरह से मिलता है, एक ब्लैक कलर की विंडो ओपन होती है ना। माइट भी मैं अगर डेव सी प्लस प्लस का एग्जाम्पल दूँ आपको, तो जैसे आप प्रोग्राम रन करते हो तो आपको एक ब्लैक कलर की विंडो ओपन होती है जिसके अंदर आपका आउटपुट आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वही आपका कंसोल होता है, ओके। तो इस तरह से सी आउट का फुल फॉर्म होता है कंसोल आउट, यानी कि इस मैसेज को आप प्रिंट करो कहाँ पर, कंसोल पर, ठीक है। तो ये है हमारा सी लैंग्वेज का प्रिंट एफ, और उसी के कंपेयर में सी प्लस प्लस के अंदर आप लिखोगे ये वाली लाइन, सी आउट वाली लाइन, ओके। डबल लेस देन आपको नहीं बोलना है, ये एक ऑपरेटर है जिसका नाम है इंसर्शन ऑपरेटर। डन, ओके। उसके बाद अगर हम न्यू लाइन की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास स्लैश एन था, राइट। प्रिंट एफ के अंदर हम क्या लिखते थे, स्लैश एन लिखते थे। तो ठीक उसी तरह से आप सी प्लस में भी स्लैश एन लिख सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी का हम डमी नेम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेविन सोनानी, इस तरह से, राइट। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेमीकोलन। अगर सोनानी जो मेरा सरनेम है इसको मुझे न्यू लाइन के अंदर ले जाना है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, /n लिख सकता हूँ, राइट। ये हम सभी को मालूम है, इसको बोलता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जो कि आप ऑलरेडी सी लैंग्वेज से पढ़ चुके हो। /n यानी कि न्यू लाइन के अंदर ले जाना, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो /n का यूज। अगर मैं आपको बात बताऊँ /n और दूसरा हमारे पास था /t, जो कि स्पेसिंग के लिए यूज किया जाता था, राइट। तो इन दोनों को बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, जो कि ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मौजूद है। /n यानी कि न्यू लाइन, /t यानी कि टैब, ठीक है। तो इस तरह से हमने बात की /n, जिसको हम क्यों यूज करेंगे, किसी पर्टिकुलर मैसेज को न्यू लाइन के अंदर ले जाने के लिए। ओके, अब /n के कंपैरिजन में C++ के अंदर एक और अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हो। देखिए किस तरह से, cout, उसके बाद आपको लिखना है अपना नेम डेविन, और हमने यहाँ पर /n किया था ना, उसकी जगह पर आपको क्या करना है, देखिए आपको अगेन इंसर्शन ऑपरेटर लिखना है और आपको एक नया कीवर्ड लिखना है &l। उसके बाद आपका फिर से जो बाकी बचा हुआ मैसेज है वो आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल सोनानी, इस तरह से। तो C++ में ध्यान रखिएगा, आप /n भी यूज़ कर सकते हो और साथ ही साथ &l भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी हम किसको बढ़ावा देंगे, &l कीवर्ड को बढ़ावा देंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप न्यू लैंग्वेज सीखते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सिंटैक्स एडॉप्ट करती जानी है, राइट। अब /n को हम नेग्लिजिबल करेंगे, कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, उसके बजाय C++ के अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, &l। &l का फुल फॉर्म होता है एंड लाइन। इसका जो आउटपुट आता है वही सेम टू सेम इस लाइन का भी आउटपुट आएगा, ठीक है, कंप्लीटली सेम टू सेम, नो डिफरेंस। ओके, तो &l क्या है, हमारा एक कीवर्ड है जिसको ऑफिशियली C++ के अंदर बोला जाता है मनीप्यूलेटर, ठीक है। &l को क्या बोलोगे आप, मनीप्यूलेटर बोलोगे, मैनिपुलेटर, ठीक है। &l एक कीवर्ड भी है, साथ ही साथ एक मैनिपुलेटर भी है। अब मैनिपुलेटर यानी कि क्या, तो सबसे पहले आपको मैनिपुलेट का मीनिंग पता होना चाहिए। किसी चीज़ को मैनिपुलेट करना यानी कि किसी चीज़ के अंदर विघ्न पहुंचाना। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन जो है वो चला जा रहा है, राइट, किसी ने बीच में टांग अड़ा दी तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो वो टांग अड़ाने वाला पर्सन जो है दूसरा, वो क्या हुआ, वन टाइप ऑफ मैनिपुलेटर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से &l को क्या हम बोलेंगे, मैनिपुलेटर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो डेविन सोनानी था वो एक ही लाइन के अंदर प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन बीच में &l ने अपनी टांग घुसा दी, ठीक है। जिसकी मदद से क्या हुआ, डेविन सोनानी एक लाइन के अंदर प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन बीच में &l की वजह से अब सोनानी जो है वो नीचे की लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। ये मैंने सिंपल भाषा के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरह से &l को हम क्या बोलेंगे, वन टाइप ऑफ मैनिपुलेटर बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर /n की जगह पर आपने बताया &l आप यूज कर सकते हो, राइट। तो /t की जगह पर क्या यूज करोगे आप, ठीक है। हमारे पास एक और चीज है ना /t, जिसको हम टैब के लिए यूज करते थे। तो C++ के अंदर फिलहाल आप /t ही यूज करोगे, ठीक है। इसका एक अल्टरनेटिव है, एक दूसरा मैनिपुलेटर है जो आप चाहो तो अपने आप से रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस के अंदर हमें /t की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जब कभी भी हमें टैब की ज़रूरत पड़ेगी तो हम /t को ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप /t का अल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हो, C++ के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। मोस्ट ऑफली हमें /n का आज के बाद यूज़ नहीं करना है। जहाँ पर भी /n आएगा वहाँ पर आपको इस तरह से &l को रिप्रेजेंट कर देना है, राइट। और एक और बात आपने नोटिस की यहाँ पर cout के अंदर, देखिए इंसर्शन ऑपरेटर आप जितने चाहो उतने लगा सकते हो, राइट, जितने चाहो उतने इंसर्शन ऑपरेटर लगा सकते हो। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिर से सी लैंग्वेज की बात करूँ तो सी लैंग्वेज के अंदर आप किसी वेरिएबल को किस तरह से प्रिंट कराते थे वो मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल आप printf का यूज़ करते थे, राइट। हमारे पास सपोज वेरिएबल कोई है ए करके, तो आप लिखते थे वैल्यू ऑफ ए इज़ %d और यहाँ पर आप लिखते थे ए, राइट। इस तरह से फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको लगाना पड़ता था जहाँ पर ए की वैल्यू रिप्लेस हो जाती थी। सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। अब यही सेम चीज़ आप C++ के अंदर किस तरह से करोगे वो मैं आपको बता दूँ।
प्रिंटफ की जगह पर आपको करना है सी आउट, ठीक है। फिर आपको करना है इंसर्शन ऑपरेटर और फिर आपको अपना मैसेज लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सेम टू सेम। यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज। फिर एक बहुत ही बढ़िया बात है सी प्लस प्लस के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर आप कभी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं करोगे, ठीक है। सी प्लस प्लस के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर है ही नहीं। इसकी जगह पर आप क्या करोगे, आपको परसेंटेज डी की जगह पर ए की वैल्यू रिप्लेस तो करनी ही है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करोगे बल्कि एक नया इंसर्शन ऑपरेटर लगाओगे और आपके जो वेरिएबल का नाम है ना, सिर्फ वही आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है इजीली। दैट्स ऑल, इतना ही आपको करना है। वैल्यू ऑफ ए इज, उसके बाद जो ए की वैल्यू होगी ना वो ऑटोमेटिक पुटअप हो जाएगी, ठीक है, वो ऑटोमेटिक पुटअप हो जाएगी। अगर आपको ये वाला मैसेज नहीं चाहिए वैल्यू ऑफ ए इज, तो आप क्या कर सकोगे, आप डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हो ए की वैल्यू। किस तरह से, देखिए सिंपल इस तरह से, सी आउट इंसर्शन ए, दैट्स ऑल, ठीक है। सी आउट करना है, इंसर्शन ऑपरेटर लगाना है और वेरिएबल का नाम पुटअप कर दो। तो इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, जो भी आपके ए की वैल्यू होगी वो आपका आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो ए की वैल्यू क्या, प्रिंट करा सकते हो इस तरह से। अगर आपको किसी मैसेज के साथ प्रिंट कराना है तो आप ये वाली सिंटेक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्रिंटफ के अंदर हम एक साथ मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते थे, राइट। हाँ, तो यहाँ पर भी आप करा सकते हो। सी प्लस प्लस में देखिए बहुत ही आसान है। अगर आपके पास 3 वेरिएबल है ए, बी और सी, और आप तीनों की वैल्यू एक ही साथ प्रिंट कराना चाहते हो तो आप एक ही स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हो। पहले मैंने ए की वैल्यू प्रिंट कराई, इंसर्ट, बी की वैल्यू प्रिंट करा दी, इंसर्ट, सी की वैल्यू भी प्रिंट करा दी। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, ए, बी और सी। अब तीनों की वैल्यू क्या आएगी, साथ ही आएगी। देखिए किस तरह से इसका आउटपुट आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू थी 3, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3। उसके बाद बी की वैल्यू थी 5, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5। उसके बाद सी की वैल्यू थी 8, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8। तो जब कभी भी आप इस तरह से सी आउट करोगे तीनों वेरिएबल की वैल्यू एक ही स्टेटमेंट के थ्रू, तो आपको वैल्यू भी इस तरह से मिलेगी कंबाइंड होकर 3, 5, 8। तीनों अलग अलग वेरिएबल की ही वैल्यू है, ठीक है। क्यों तीनों ज्वाइन होकर आ रही है, क्योंकि आपने यहाँ पर बीच में स्लैश एन नहीं लिखा है, एंडल नहीं लिखा है, या फिर स्पेसिंग भी नहीं दी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्पेसिंग देते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर एक और इंसर्ट करा दी, एक नई स्ट्रिंग, ठीक है, जिसके अंदर मैं दे रहा हूँ एक स्पेस। तो अब ए और बी जब प्रिंट होगा उसके बीच में क्या प्रिंट होगा, साथ ही साथ एक स्पेस भी प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आप स्पेस भी प्रिंट कर सकते हो इस तरह से। अगर बी और सी प्रिंट हो रहा है उसके बीच में आपको स्पेस नहीं बल्कि कोई एक सिंबल चाहिए अलग से, तो वो सिंबल आप प्रिंट करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए डबल डैश, तो इस तरह से मैंने स्ट्रिंग के अंदर क्या लिख दिया, डबल डैश। तो बी और सी जब प्रिंट होगा तो उन दोनों के बीच में क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, डबल डैश। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डबल डैश। तो अब आपका आउटपुट इस तरह से आया, राइट। इन शॉर्ट जो भी आपको करना है एक ही सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हो, जितने चाहो उतने इंसर्शन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर ज्वाइन हो रही है, कॉन्केट हो रही है, कंप्लीट। तो इस तरह से भी आप प्रिंट करा सकते हो, ओके। अब सपोज ए और बी का मुझे सम कराना है, ठीक है, तो मैं किस तरह से कराऊंगा, देखिए सी आउट ए प्लस बी, दैट्स ऑल, सिंपल। इस तरह से आप कर दो, ए प्लस बी का सम कर दो, ठीक है। वेरिएबल किस तरह से बनाना है, जैसे आप सी लैंग्वेज के अंदर बनाते थे ठीक उसी तरह से बनाना है। सिंटेक्स के अंदर नो चेंज, 100% कॉमन ही है, जैसा सी लैंग्वेज में था उसी तरह से सी प्लस प्लस में है, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया सी प्लस प्लस क्या है, ऑलमोस्ट सी लैंग्वेज ही है। थोड़े नए कंसेप्ट आए हैं ओओपी के, जो कि हम थ्रू आउट द सिलेबस आगे जाकर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपने किसी भी वेरिएबल का सम करना सीखा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर मुझे मैसेज के साथ सम करना है कि वैल्यू ऑफ ए ये थी, वैल्यू ऑफ बी ये थी और इन दोनों का सम इतना आया, ठीक है। तो हम सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से करते थे, देखिए वो मैं पहले आपको बता दूं। सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंटफ के अंदर हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, राइट, इस तरह से करते थे। और रिस्पेक्टिवली हम वैल्यू भी पास कर देते थे वेरिएबल्स की, कि ये जो परसेंटेज डी पहला वाला है उसकी वैल्यू क्या होगी, ए वेरिएबल की वैल्यू होगी। दूसरा वाला परसेंटेज है उसके अंदर बी की वैल्यू होगी,
तीसरा वाला परसेंटेज है उसके अंदर सी की वैल्यू होगी, ठीक है। 1 बाय 1 उसके अंदर पुटअप होता जाएगा। अब C++ के अंदर आप क्या करोगे, किस तरह से करोगे? सबसे पहले आपको लगाना है सी आउट। अब ध्यान रहे फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको नहीं लगाना है, उसके पहले जितना भी आपका मैसेज है वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। फिर वो मैसेज क्लोज कर देना है और जैसे ही आपका फर्स्ट परसेंटेज डी आए वहाँ पर आप किस वेरिएबल की वैल्यू पुटअप करना चाहते थे, हमारे केस में ए की वैल्यू, तो हम यहाँ पर करेंगे पुटअप ए की वैल्यू, ठीक है। अब आया आपका दूसरा मैसेज एंड वाला, तो वो फिर से यहाँ पर इंसर्ट करा दो वो मैसेज एंड। उसके बाद फिर से आया परसेंटेज डी, तो दूसरे परसेंटेज डी के अंदर किसकी वैल्यू थी, बी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप पास कर दो बी, ओके। अब आया आपका इज मैसेज, तो आपको फिर से इंसर्ट कराना है इज, ठीक है। और फिर तीसरा वाला परसेंटेज जिसके अंदर आपको पुटअप करनी थी लास्ट सी की वैल्यू, तो आप यहाँ पर पुटअप कराओगे सी की वैल्यू एंड लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरह से आपका सी आउट का स्टेटमेंट बनेगा। जहाँ पर भी आपने ए बी और सी वेरिएबल्स का नाम लिखा हुआ है वहाँ पर ऑटोमेटिक उनकी वैल्यू पुटअप हो जाएगी, ठीक है। तो बात तो यही हुई जो आप प्रिंटएफ के अंदर कराते थे, सेम वही बात यहाँ पर हो रही है, जस्ट थोड़ी सिंटैक्स आपकी डिफरेंट हो रही है, ओके। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये था आपका डिफरेंस प्रिंट करने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको इतना करना होगा, सी आउट के अंदर लिखना होगा इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू, ओके। चलिए ये मैंने फर्स्ट डिफरेंस बताया कि आप प्रिंट किस तरह से कर सकोगे C++ लैंग्वेज के अंदर, ओके। चलिए अब दूसरा मैं डिफरेंस बताता हूँ, यूजर के थ्रू इनपुट किस तरह से लिया जाता है वो। तो देखिए सी लैंग्वेज के अंदर हम इनपुट लेने के लिए क्या यूज करते थे, स्कैनएफ फंक्शन यूज करते थे, राइट। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल था इंटीजर ए करके, अब ए की वैल्यू मुझे यूजर के पास से लेनी है, तो मैं यहाँ पर क्या करता था, परसेंटेज डी लगा देता था और उसके बाद एड्रेस ऑफ ए, इस तरह से कर देता था, राइट। तो जैसे ही ये वाला हमारा स्कैनएफ चलता था तो हमारी ए की वैल्यू यूजर इंसर्ट करा सकता था, ठीक है। सिंपल इतना सा हमें करना था, ओके। अब C++ के अंदर क्या हुआ है, किस तरह से हमें C++ के अंदर करना है वो मैं आपको बता दूं। C++ के अंदर आपको एक नया ऑब्जेक्ट यूज करना है जिसका नाम है Cin, ठीक है। Cin, उसके बाद नया ऑपरेटर डबल ग्रेटर देन, उसके बाद जो कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आपको यूजर के थ्रू लेनी है उस वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर लिखना है ए और सेमीकोलन, ठीक है। Cin एक ऑब्जेक्ट है, डबल ग्रेटर देन एक ऑपरेटर है और ए जो है वो हमारा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम लेना चाह रहे हैं यूजर के थ्रू, ओके। अब यहाँ पर आपको देखने को मिला डबल ग्रेटर देन, जो कि एक ऑपरेटर है जिसका नाम क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। और एक दूसरा नया ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिला जिसका नाम है Cin, ठीक है। Cin यानी कि क्या, कॉन्सोल इन, सी का फुल फॉर्म होता है कॉन्सोल, ठीक है। इन यानी कि इनपुट, कॉन्सोल इनपुट यानी कि जो आपकी ब्लैक कलर की विंडो ओपन होती है जब आप प्रोग्राम को रन कराते हो, ठीक है। आउटपुट की जो विंडो होती है उसके अंदर आपको यूजर के थ्रू इनपुट लेना होता है, तो वो आप किसके थ्रू ले सकते हो, Cin ऑब्जेक्ट के थ्रू, राइट। तो जैसा सी लैंग्वेज में हम स्कैनएफ करते थे इस तरह की प्रोसेस करते थे, एज कम्पेयर टू C++ हमें कुछ इस तरह की प्रोसेस करनी है, सिंपल, राइट, Cin, ओके। अब माइट भी आप थिंक करोगे सर अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू एक साथ स्कैनएफ करानी हो तो भी आप कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल है। Cin एक्सट्रैक्शन ए, दूसरी बार एक्सट्रैक्शन बी, तो अब यूजर एक साथ दो वेरिएबल्स की वैल्यू पास कर सकेगा, ठीक है। ए की वैल्यू भी उसे लेनी है, बी की वैल्यू भी उसे देनी है, राइट। अगर ये दो वाली सिंटेक्स हम सी लैंग्वेज के अंदर करते थे तो हमें कुछ इस तरह से लिखना होता था, 2 बार परसेंटेज डी, उसके बाद एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू सी लैंग्वेज यहाँ पर हमने स्कैनएफ को यूज़ किया, लेकिन C++ के अंदर भी इस तरह से Cin को यूज़ करेंगे, राइट। अगेन नोट कीजिएगा C++ के अंदर हमें कभी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल सिंटेक्स है, इस तरह से ही हमें करना है, राइट, ओके। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए Cin की मदद से। अब आप सोचोगे कि सर अगर हम प्रोग्राम रन करेंगे तो आउटपुट के अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा, राइट, एकदम कर्सर ब्लिंक हो गया अगर हमारा आउटपुट पूरा का पूरा एम्प्टी आएगा, हमें जस्ट ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुटअप करनी है। लेकिन उससे अच्छा
थोड़ा सा हम एट्रैक्टिव प्रोग्राम को बना सकते हैं। किस तरह से? जैसे ही प्रोग्राम रन होता है ना, हम यूजर को बोल देते हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, राइट? तब जाकर आपका सीन चलेगा ए के लिए, और उसके बाद हम दोबारा से एक मैसेज छोड़ देते हैं एंटर वैल्यू ऑफ बी, और फिर आपका सीन चलेगा बी के लिए। तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए किस तरह से। सबसे पहले आपको यूजर को मैसेज दे देना है सी आउट करके। यूजर को बोलना है कि आपको ए की वैल्यू एंटर करानी है, राइट? तो हम लिख देंगे एंटर वैल्यू ऑफ ए, राइट? और फिर आप लिखोगे यहाँ पर सी इन ए। हो गया। अब इस लाइन को हम कॉपी करेंगे और दोबारा से रीयूज करेंगे, लेकिन अब बार बी के लिए, और यहाँ पर आप सी इन करोगे बी को। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोग्राम को रन करते ही यूजर को एक मैसेज प्रिंट करा दिया कि आपको ए की वैल्यू डालनी है। अब जैसे ही ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, आपका कौन सा स्टेटमेंट चलेगा, सी इन वाला। जैसे ही ये लाइन चलेगी, अब यूजर को ए की वैल्यू पुटअप करनी होगी, राइट, आउटपुट पर से। उसके बाद आप बोलोगे एंटर वैल्यू ऑफ बी, ये वाली लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद अगेन सी इन प्रिंट होगा, राइट? सी इन यानी कि यूजर के थ्रू आपको बी की वैल्यू देनी है, राइट? तो इस तरह से आप इंटरैक्टिव प्रोग्राम बना सकते हो। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप सी इन का यूज करोगे, सी इन के अंदर आप कभी भी इस तरह की प्रिंट वाली लाइन नहीं लिख सकते। ठीक है, सी इन के अंदर कभी भी कोई मैसेज आपको नहीं लगाना है, ओनली एंड ओनली वेरिएबल ही आना चाहिए। ये खास ध्यान रखिएगा आप। ओनली सी आउट के अंदर ही आप मैसेज प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, सी इन के अंदर कभी भी आपको यहाँ पर मैसेज पास नहीं करना है, तो वो आपका प्रोग्राम वैलिड नहीं होगा और रन भी नहीं होगा। ओके, तो इसका खास आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था हमारा यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए सी और सी प्लस प्लस के अंदर का डिफरेंस। ओके, चलिए एक और डिफरेंस मैं बताता हूँ। ये जनरली कोई डिफरेंस नहीं है, जनरल नॉलेज है कि सी लैंग्वेज के अंदर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते थे, राइट, तो ऊपर हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करते थे। इस तरह से हम लिखते थे ना, इंक्लूड। फिर वो कौन सी हेडर फाइल हम लिखते थे, कंपलसरी stdio.h, राइट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस तरह से हम लिखते थे। अब C++ के अंदर आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, बल्कि आपको एक नई लाइन लिखनी है, नई हेडर फाइल इंक्लूड करानी है, जिसका नाम है iostream.h। क्या लिखना है, iostream.h। इसका फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लीजिएगा। IO यानी कि इनपुट आउटपुट, ठीक है, IO यानी कि इनपुट आउटपुट। उसके बाद स्ट्रीम, वो अपने आप में फुल फॉर्म ही है। ठीक है, तो इस हेडर फाइल का फुल फॉर्म क्या हुआ, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। अब ये हेडर फाइल हमें क्यों इंपोर्ट करानी है, क्योंकि हमें प्रिंट करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, सी आउट चाहिए, राइट। अभी हमने सीखा। यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, सी इन चाहिए, वो भी हमने सीखा। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट आपके कहाँ से आ रहे हैं, आईओ स्ट्रीम में से आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को यूज करने के लिए आपको ये वाली फाइल इंक्लूड करानी होगी। studio.h फाइल हम अब इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर से आता था आपका printf, scanf, वो सब फंक्शंस। तो अब C++ के अंदर हम आगे ये वाले फंक्शंस कभी यूज ही नहीं करने वाले, तो इस फाइल को इंक्लूड कराने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद C++ के ईच एंड एवरी प्रोग्राम के अंदर हम ओनली एंड ओनली iostream.h वाली हेडर फाइल को ही इंपोर्ट कराने वाले हैं। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको एक और एक्स्ट्रा लाइन लिखनी होगी, यूजिंग नेम स्पेस std। ये वाली लाइन भी आपको लिखनी होगी C++ के अंदर। कहाँ पर लिखनी है, ये जब आप iostream.h इंक्लूड करा लेते हो, उसके तुरंत बाद आपको ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस std। अब इसका डिटेल के अंदर आपको फिलहाल नहीं जाना है। इसका सिंपल काम क्या है, ये जो आपने लिखा हुआ है ना स्टैंडर्ड, एक एनवायरनमेंट है, स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है आपको अपने C++ के ईच एंड एवरी प्रोग्राम के अंदर। आपको स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, जिसकी मदद से आप सी आउट सी इन का यूज़ कर सकोगे। ध्यान रखिएगा, सी आउट सी इन का यूज़ करने के लिए आपको ये वाली लाइन लिखनी होगी। आपको ये वाली इंक्लूड iostream.h वाली लाइन क्यों लिखनी होती है, सी आउट और सी इन को इंक्लूड करने के लिए, अपनी प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने के लिए। ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ ये वाली लाइन लिखी है iostream.h, तो आपके प्रोग्राम के अंदर अवेलेबिलिटी आ गई, सी आउट और सी इन की अवेलेबिलिटी आ गई, लेकिन आप इसको यूज नहीं कर सकोगे। जस्ट आपने सी आउट सी इन को इंपोर्ट किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, आप इसको यूज नहीं कर सकोगे।
यूज़ करने के लिए आपको परमिशन देनी होगी, तो उस परमिशन के लिए आपको ये वाली लाइन लिखनी होगी। फिलहाल आप इतना याद रखिए, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std, std यानी कि स्टैंडर्ड। आपको अपने C++ के पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, जिसकी मदद से आप सी आउट सी इन जो आपने इंपोर्ट किया है ना, इस लाइन की मदद से उसको आप यूज़ कर सकोगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको ईच एंड एवरी C++ की फाइल के अंदर कंपलसरी ये वाली 2 लाइन तो लिखनी ही लिखनी है सबसे टॉप पर, ठीक है। iostream.h एंड देन आफ्टर यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन। तो ये था हमारा डिफरेंस सी लैंग्वेज और C++ के अंदर। बाकी सब कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर, एरे, स्ट्रिंग, ठीक है, लूपिंग, तो सेम टू सेम रहेगा जैसा कि आप सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ चुके हो, नो डिफरेंस। जहाँ जहाँ भी कोई सिंटेक्सिकल डिफरेंस आता जाएगा, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको नोट डाउन करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। फिलहाल आपको इतना डिफरेंस याद रखना है सी और C++ के अंदर, ओके। चलिए अब आप बात करोगे कि सर C++ प्रोग्राम को हम कहाँ पर रन करेंगे, कौन से एडिटर के अंदर रन करेंगे, ठीक है। तो C++ को हम डेव C++ के अंदर ही रन करेंगे। वर्ल्ड के अंदर कई सारे एडिटर है, आपको मिल जाएंगे, टर्बो C++, डेव C++, विजुअल स्टूडियो कोड, सबलाइम टेक्स्ट, कोड ब्लॉक्स, ठीक है, ढेर सारा है। लेकिन हम फिलहाल यूज़ करेंगे डेव C++ का, ठीक है। किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, मे भी अगर आपको नहीं मालूम तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल करना है यहाँ पर डेव C++, इस तरह से, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप सी लैंग्वेज का भी कोडिंग कर सकोगे, साथ ही साथ C++ का भी कोडिंग इस एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकोगे, ओके। सिंपल सर्च करोगे आप डेव C++, तो आपको ये वाली लिंक मिलेगी sourceforge.net, ठीक है। यहाँ पर आपको विजिट करना है डाउनलोड के अंदर। जैसे ही विजिट करोगे आपको यहाँ पर एक बटन दिखाया जाएगा SourceForge, ठीक है। फिलहाल आप देख सकते हो ये जो साइट है sourceforge.net इस टेम्पररी ऑफलाइन मोड के अंदर है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कभी कभार ये SourceForge वेबसाइट है वो बहुत बड़ी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, कभी कभार ये टेम्पररी ऑफलाइन मोड के अंदर चली जाती है, ठीक है, अपडेशन के लिए। तो कोई बात नहीं, आपको एक दिन या फिर 24 आवर्स वेट करना है, मे बी अगर आपको इस वाला पेज दिखाई देता होगा तो। अदरवाइज जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना डेव C++ डाउनलोड, यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का बटन देखने को मिलेगा डाउनलोड वाला, वो आप डाउनलोड बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपका डेव C++ सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम अराउंड 50 MB का ही सॉफ्टवेयर आता है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे उसको इंस्टॉल कर लेना है आपको, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके, राइट। आपको सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करना आई थिंक आता ही होगा, कोई भी ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर आप किस तरह से इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके, राइट। तो ठीक उसी तरह से इसको भी आपको इंस्टॉल करना है, ओके। अब जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे आपको स्टार्ट मेनू के अंदर वो डेव C++ दिखाई देगा। किस तरह से, देखिए मैं अपना स्टार्ट मेनू ओपन करूँगा, आपको यहाँ पर सर्च करना है डेव C++, ठीक है। तो आपको इस तरह का कुछ सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है ओपन। तो अब आपका डेव C++ की जो विंडो है वो यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है, एकदम ब्लैंक आपको इसी तरह से देखने को मिलेगी, ओके। अब आपको यहाँ पर एक नई C++ की फाइल बनानी है। किस तरह से बनाएंगे, ऑब्वियसली हमारा जो फाइल मेनू होता है उसके अंदर न्यू के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा सोर्स फाइल, या फिर आप Ctrl+N के थ्रू शॉर्टकट की के थ्रू भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सोर्स फाइल, तो आपको एक नई फाइल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको कोडिंग स्टार्ट कर देनी है C++ की। देखिए मैं एक सिंपल प्रोग्राम बना रहा हूँ C++ का। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आपको इंक्लूड करानी है एक फाइल जिसका नाम क्या था, iostream.h, राइट। उसके बाद आपको एक लाइन लिखनी है यूजिंग नेम स्पेस std, राइट, इस तरह से लिख दिया। इसके बाद आपको सिंपल अपना मेन फंक्शन बनाना है, ठीक है। वॉइड मेन लिखो आप, चाहे इंटीजर मेन लिखो, वॉट एवर। सिंपल मैं यहाँ पर लिखूंगा फिलहाल इंटीजर मेन, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रिंट कराना है। अब देखिए प्रिंट कराने के लिए आपको क्या लिखना है, सी आउट, ध्यान रखिएगा सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद डबल कोमा के अंदर आपको अपना मैसेज प्रिंट कराना है, जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपल हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और उसके बाद आपको लगाना है सेमीकोलन। यहाँ पर आप मैंने स्पेस दी हुई है क्लैरिटी के लिए, ठीक है। आप चाहो तो उस स्पेस को भी इग्नोर कर सकते हो, ओके। एंड एट द लास्ट आपको रिटर्न कराना है 0, ठीक है। ये आई थिंक ये फंडा आपको ख्याल होगा अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ के आए हो तो, ठीक है। अगर कोई भी प्रोग्राम रिटर्न करता है 0, यानी कि कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा इंटीजर। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हो, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखते थे, वॉइड लिखते थे, ओके। तो आप दोनों में से कुछ भी
करवा सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर करूँगा इंटीजर और लास्ट में लिखूँगा रिटर्न 0। ओके, चलिए अब इस फाइल हमारी पहली C++ की फाइल बन चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फाइल को रन करना है। लेकिन सबसे पहले आपको इस फाइल को करना होगा सेव। सेव करने के लिए आप कहाँ पर जाओगे, फाइल मेनू के अंदर सेव, या फिर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो Ctrl+S। राइट, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और आपको मेनू दिखेगा कि आपको कहाँ पर फाइल अपनी सेव करनी है। तो आप कहीं भी अपनी फाइल सेव करा सकते हो। मैं फिलहाल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही सेव करूँगा। फाइल का नेम भी आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा हेलो, और उसके बाद आपको एक्सटेंशन रखना है .cpp। याद रखिएगा, C++ की ईच एंड एवरी फाइल का एक्सटेंशन आपको रखना है CPP। सी लैंग्वेज के अंदर आप क्या रखते थे, .c, जस्ट आप .c ही रखते थे, लेकिन C++ के अंदर आपको रखना है .cpp। इसको खास नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ओके, चलिए अब मैंने यहाँ पर कर दी सेव, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी फाइल का नाम भी आ चुका है। राइट, ओके, चलिए फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब हम करेंगे इस फाइल को रन। रन करने के लिए आपको जाना है एग्जीक्यूट मेनू के अंदर। तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कंपाइल एंड रन। इसका शॉर्टकट की है कीबोर्ड पर से F11, या फिर आप यहाँ पर आइकन भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको तीसरा आइकन भी मिल जाएगा कंपाइल एंड रन वाला। यहाँ पर आप क्लिक करो तो आपकी फर्स्ट फाइल जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी और रन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक एरर बता रहा है नीचे, ठीक है, iostream.h नो सच फाइल और डायरेक्टरी। iostream करके हमारी पूरी C++ के अंदर कोई फाइल ही नहीं है, ऐसा बता रहा है। तो कई एडिटर के अंदर क्या होगा, मैं आपको फिलहाल क्लैरिफाई कर देता हूँ। कई सारे एडिटर के अंदर आपको इस तरह से लिखना होगा iostream.h, और कई एडिटर के अंदर आपको .h इग्नोर करना होगा इस तरह से, ठीक है। तो फिलहाल dev C++ के अंदर हमें .h लिखा तो हमें एरर देखने को मिली कि भाई नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, .h को जो है वो रिमूव कर दिया। मे भी अगर आप टर्बो C++ का यूज़ करोगे तो आपको कंपलसरी यहाँ पर .h लिखना होगा। राइट, फिलहाल dev C++ के अंदर .cm नहीं लिखेंगे, जस्ट इतना ही लिखेंगे iostream। ओके, चलिए सेव करेंगे और फिर से हमारी फाइल को रन करेंगे। ओके, तो अब हमारी कंपाइल हो रही है फाइल, और ये देखिए आपको आउटपुट भी देखने को मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड। ओके, तो इस तरह से आपकी फर्स्ट C++ की फाइल आपको रन करनी थी। चलिए किसी वेरिएबल को भी मैं बनाकर फटाफट आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना रहा हूँ ए के अंदर मैं वैल्यू पास कर दूंगा 5, ठीक है। चलिए इस वैल्यू को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो आप लिख सकते हो इस तरह से ए। चलिए अब इस फाइल को हम करेंगे रन। यहाँ पर मैं कंपाइल एंड रन वाला बटन क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपका आउटपुट मिल चुका है 5, ठीक है। तो इस तरह से भी आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हो। अगर आपको साथ में मैसेज चाहिए तो यहाँ पर आप मैसेज भी पास कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दो फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। चलिए फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर मैं रन करूँगा फाइल को। अब आपको कुछ इस तरह का आउटपुट देखने को मिलेगा, वैल्यू ऑफ ए इज 5। ओके, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब ईच एंड एवरी टाइम आप जब कभी भी नया C++ का फाइल बनाओगे तब आपको इतना प्रोग्राम तो करना ही है, ठीक है। इतना स्टेटमेंट तो लिख ही देना है। सबसे ऊपर वाली 5 लाइन्स, देन आफ्टर नीचे वाली 2 लाइन 11 एंड 12 नंबर की लाइन, ठीक है। इतना तो आपको लिख ही देना है। बीच में आप अपना कस्टम लॉजिक लगा सकते हो। ओके, चलिए तो ये था हमारा फर्स्ट सेशन C++ का। जितना भी हमने आज किया, ठीक है, उसका आपको कम्प्लीटली प्रैक्टिस करना है। आप चाहो तो ऑपरेटर्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, वो वाला कैलसी वाला भी प्रोग्राम आप बना सकते हो। सभी ऑपरेटर्स का यूज़ करो आप, जैसा कि हम C++ के अंदर C लैंग्वेज के अंदर कर चुके थे, वैसा ही हमें सेम C++ के अंदर ही करना है, नो चेंज, ठीक है। वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, उन सभी के अंदर नो चेंज, सभी मेथड सेम टू सेम ही है। सिर्फ प्रिंट कराने के लिए और यूज़र के थ्रू इनपुट लेने के लिए ही हमें चेंज देखने को मिलेगा सी आउट और सी इन के थ्रू। ओके, तो चलिए जितना भी हमने आज किया है उसकी कंप्लीट आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप चाहो तो एरे, स्ट्रिंग, लूपिंग भी कर सकते हो, अपने आप से कंट्रोल स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में तो वो देखने ही वाला है। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।